हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कैनेडियन शान। मेरा नाम है शानू नायर। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूं गाइस। और गाइस, आज की जो वीडियो है, ये वीडियो बनानी बहुत ज़रूरी थी क्योंकि कई लोगों को ये डाउट है कि कनाडा के जो LMIA वर्क परमिट है वो इसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है और क्या उसका प्रोसीजर रहता है, इतना डिफिकल्ट क्यों हो जाता है कोई अगर इंडिया से यहाँ पे आता है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स के बीच में सोल्यूशन क्या है, क्या वो वे है जिससे आप कनाडा में माइग्रेट हो सकते हैं, वेदर इट कम्स टू वर्क परमिट, वेदर इट्स कम टू परमानेंट रेजिडेंट थ्रू एक्सप्रेस एंट्री और प्रोविंस नॉमिनेशन प्रोग्राम या फिर और कोई अगर प्रोग्राम है तो उसके बारे में हम बात करें। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वेलकम गाइस। तो गाइस, बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो करेंगे LMIA लेबर मार्केट इंपैक्ट असेसमेंट लेटर के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसके बारे में काफी वीडियो आपने ऑलरेडी इस चैनल पे, कैनेडियन शान के चैनल पे ऑलरेडी आपने देख ली होगी, लेकिन आज जो है इस टॉपिक को हम डिटेल में कवर करके इस टॉपिक को दी एंड करेंगे कि LMIA और वर्क परमिट का एक्चुअल प्रोसीजर क्या होता है, क्या इसके अंदर एजुकेशन की जरूरत पड़ती है, क्या सर्टिफिकेशन चाहिए, क्या होता है, क्या है, कैसे काम करता है, पूरा का पूरा जो है हम इस वीडियो में कवर कर देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या होता है LMIA, कैसा होता है LMIA। ऑलमोस्ट ऐसा एक डॉक्यूमेंट होता है। दिस इज नॉट LMIA, लेकिन मैं ये जस्ट इंफॉर्मेशन आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूं। तो क्या होता है, कैसे इसको वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि इतनी तादाद में लोगों के अंदर कंफ्यूजन है कि इसने LMI भेजा, उसने LMI भेजा, तो उसके बारे में डिटेल में कवर करते हैं। ठीक है, LMIA क्या होता है आपको अभी तक पता चल गया होगा, नहीं जिनको पता बता देता हूं। LMIA एक लेबर परमिशन होती है कि आप अगर किसी को बुला रहे हो तो आपको उसको बुलाने के लिए आपके प्रोविंस जो है उस प्रोविंस में आपने कितने लोगों को चांस दिए और क्या आपको बंदे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, और उसके बाद आप बाहर से बुला सकते हो कि नहीं बुला सकते, उसके बारे में ये वीडियो है। और जिन जिनको नहीं पता उनको बता दूं, लेबर मार्केट LMIA हर एम्प्लॉयर की एक लिमिटेशन होती है। कोई एक एम्प्लॉयर बल्क में किसी को नहीं बुला सकता। कई लोगों को ऐसा लगता है कि भाई यहाँ से एयर कनाडा की फ्लाइट जाएगी, वहाँ पे रुकेगी और वहाँ पे सारे के सारे जो हैं उसमें बैठ के आ जाएंगे LMI के बेस पे। ऐसा नहीं होता। हर एम्प्लॉयर की लिमिटेशंस होती है। किसी को 1 दिया जाता है, किसी को 10 वो मैक्सिमम इशू कर सकता है, तो इनकी भी लिमिटेशन होती है। और LMIA इशू करने के लिए एक सर्टन टर्नओवर की भी जरूरत पड़ती है। आई वुड से आज की सिचुएशन के हिसाब से 1 मिलियन, कम से कम 1 मिलियन का उसका टर्नओवर हो उस एम्प्लॉयर्स का। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉयर्स होते हैं जो LMIA के लिए अपनी फाइल लगा सकते हैं। और इसके साथ ऑब्वियसली आपके पास जॉब ऑफर होना चाहिए। जॉब ऑफर आपको देगा, उसके बाद होगा, लेकिन जॉब ऑफर वगैरह वो सब सेकेंडरी होता है। पहले उसके पास लेबर मार्केट से उसके पास परमिशन होनी चाहिए। ओके, तो टॉपिक पे स्टिक करेंगे। तो LMIA होता है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ऐसा है। ऐसी ये LMI नहीं है, लेकिन ऐसा ही एक पेपर होता है। इसमें क्या लिखा होता है, ठीक है, इसमें कोई ऐसे फैंसी फॉन्ट वगैरह ये सब नहीं लिखे होते हैं। मैं जिनको नहीं पता उनको बता दूं, एक नॉर्मल A4 साइज का पेपर होता है, 4-5 पेज होते हैं इसके अंदर, ठीक है। और इसमें क्या लिखा होता है कि दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट कैनाडा ESDC हैज डिटरमाइंड दैट योर एप्लीकेशन फॉर लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट LMIA received on so and so date meets the requirement of the temporary foreign worker program TFWP. So this is a temporary foreign worker programs, ठीक है। इसके साथ आपको वर्क परमिट भी दिया जाएगा। तो ये टेम्पररी होता है, इसके बेस पे आप परमानेंटली यहाँ पे नहीं रह सकते। जैसे ही आपका वर्क परमिट, इसके साथ जो वर्क परमिट आपको इशू होगा, जैसे ही आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो जाता है, यू हैव टू लीव दिस कंट्री। आपको ये कंट्री छोड़ के अपने मुल्क में जाना पड़ेगा। तो ये तो हो गई पहली चीज। अब बात करते हैं इसको चेक कैसे करेंगे। चेक कैसे करेंगे गाइज? सबसे पहले तो इस LMI के ऊपर CRA बिजनेस नंबर मेंशन होगा। जिनको नहीं पता उनको बता दूं, CRA इज अ कनाडा रेवेन्यू एजेंसी। वो इशू करती है बिजनेस नंबर। उस बिजनेस नंबर पे ही कोई यहाँ पे बिजनेस कर सकता है। इनकॉर्पोरेशन का उनके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए, वो सब चलो ठीक है। बिजनेस का एक अलग हम टॉपिक करेंगे, लेकिन अभी हम LMI की बात कर रहे हैं। तो LMI के साथ बिजनेस नंबर होना चाहिए, उसको भी आप वेरीफाई कर सकते हो। और ये जो LMI होते हैं ये इशू होते हैं सर्विस कनाडा से। सर्विस कनाडा से ये इशू होते हैं। आप ये सर्विस कनाडा से ईमेल भेज के उनसे चेक कर सकते हो कि ये LMI सही है कि नहीं है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज गाइज मैं इसमें बता दूं कि इस LMI के अंदर जो भी LMI इशू करता है उस ऑफिसर के कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन होते हैं।
अब वो कॉन्टैक्ट नंबर मोबाइल नंबर नहीं होते हैं, जिनको ये डाउट हो कि वो कोई अपना ऑफिसर मोबाइल नंबर मेंशन नहीं करेगा, वो होते हैं 800 नंबर, 8005656 नंबर, ऑफिस नंबर ही होते होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन आप उनसे कनेक्ट हो सकते हो, उनसे पूछ सकते हो कि आपने क्या ये LMI इशू किया है या नहीं किया, और उनसे बात कर सकते हो। तो अब नंबर के बेस पे भी फ्रॉड हो सकता है, ठीक है, कई लोग दिमाग लगाएंगे, नंबर के बेस पे भी फ्रॉड हो सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं गाइस कि आई वुड रिकमेंड कि आप सर्विस कनाडा से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करें, अगर आपको LMI से रिलेटेड कोई डाउट है तो वो चेक करके आप ले सकते हो, ठीक है। अब बात होती है कि वर्क परमिट को वेरीफाई करने की, कि लोगों के पास वर्क परमिट आ गए। गाइज ये एक परमिशन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एम्प्लॉयर हूं, मुझे किसी को बुलाना है XYZ को, मैं जाऊंगा सर्विस कनाडा में, एप्लीकेशन दूंगा, 3 4 6 महीने जितने भी टाइम लगेंगे, उसके बाद मुझे ये ब्लैंक दिया जाता है, ब्लैंक LMI होता है, इस पर किसी का नाम नहीं होता, किसी का भी नाम हम चढ़ा सकते हैं। अब ये मुझे मिल गया, ठीक है। अब मैं उसको इशू कर दूंगा, मैं मतलब जो बंदा है फॉरेन वर्कर उसको दे देंगे, वो अप्लाई करेगा अपना वर्क परमिट। वर्क परमिट की फीस होती है $155, वो इशू करेगा, उसके बाद उसके पास मेल आएगा कि ठीक है योर वर्क परमिट हैज बीन अप्रूव्ड। उसके बाद जब वो बॉर्डर पे आता है, जब वो एयरपोर्ट पे आता है, तब उनके इंटरव्यूज होते हैं, और CBSA ऑफिसर, कनाडा बॉर्डर एजेंसी, वो के जो ऑफिसर्स हैं वो उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये जो LMI है, ये जो जॉब आपको दी गई है, आप इसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती है, और उसके बाद उनको वर्क परमिट बॉर्डर पे इशू होता है। ये वर्क परमिट आपको बाय जो है कुरियर आपको नहीं दिया जाता, वो इशू करते हैं आपको वर्क परमिट, ठीक है। कनाडा बॉर्डर सर्विस एजेंसी, CBSA, यस, कनाडा बॉर्डर सर्विस एजेंसी के जो ऑफिसर्स हैं वो इशू करते हैं ये वर्क परमिट, और वो डिटरमाइन करते हैं कि आपको ये देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अब कई ऐसे केसेस होते हैं जिसमें LMI इशू हो जाता है, वीज़ा इशू हो जाता है। अब वीज़ा क्या होता है, टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा होता है, वो भी इसके साथ LMI के साथ, इस LMI के बेस पे आप ट्रैवल नहीं कर सकते, इसके साथ आपको वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। तो वो स्टिकर वाला जो वीज़ा जो लगाते हैं ना, वो स्टिकर वाला जो वीज़ा है वो लग के आप यहाँ पे आते हो, और उसके बेस पे आपको दिया जाता है वर्क परमिट। अब जैसे कि मैंने कहा, कई लोगों में ऐसे सुना गया है कि LMI हो गया, वीज़ा हो गया, लेकिन एयरपोर्ट पर जब वो पहुँचते हैं, ठीक है, तब उनको वापस भेज दिया जाता है कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर अ वर्क परमिट। आधे से ज़्यादा तो फ्रॉड होते हैं सब जगह, लेकिन फिर भी आप उस फ्रॉड से बचने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ हाउ टू गेट LMI, ठीक है। अब क्या होता है गाइस कि अगर मैं इतना बड़ा एम्प्लॉयर हूँ, मेरे $1 million के मेरे टर्नओवर है, मैं नहीं जाऊंगा सर्विस कनाडा में लाइन में खड़े होके कि किसी को मुझे बुलाना है। आई डोंट थिंक एनी एम्प्लॉयर विल टेक दैट मच ऑफ पेन। तो उसके लिए क्या होता है गाइज, यहाँ के जो एम्प्लॉयर्स होते हैं ये हायर करते हैं यहाँ के ICCRC अप्रूव्ड कंसल्टेंट या फिर लॉयर्स को, ठीक है। वो लोग अप्लाई करते हैं उनके लिए LMI तो वो उनको हायर करते हैं। अब वो लॉयर की जो फीस होती है गाइज, वो लॉयर की फीस 5,000 भी हो सकती है, लॉयर की फीस $10,000 भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन उसके अप्रूवल रेशियो, उसका कितना नाम है, कितने उसके कॉन्टैक्ट्स हैं, कितना उसका एक्सपीरियंस है, ठीक है, उसके बेस पे डिसाइड होता है। अब फॉर एग्जांपल किसी लॉयर की फीस है लेट्स से $7,000, ठीक है, $7,000 उसकी फीस है, ठीक है। अब LMI की फीस आपको पता है गवर्नमेंट फीस कितनी है, $1,000 है, जो एम्प्लॉयर को पे करनी होती है, आपको पे नहीं करनी होती है। पहली चीज मैं बता दूं, ये जो LMI की फीस होती है ये एम्प्लॉयर को पे करनी होती है, क्योंकि वो बुला रहा है आपको। तो तकरीबन $8,000 ये हो गया, ठीक है। प्लस जब भी किसी को LMI इशू करना है तो उसको यहाँ पे एडवर्टाइज भी करना पड़ेगा न्यूज़पेपर में, या और भी जो भी मीडियम्स होते हैं उसमें उसको एडवर्टाइज करना पड़ेगा। यहाँ पे इंटरव्यू भी लाइनअप करने पड़ेंगे, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट का खर्चा में भी 3,000 4,000 डिपेंडिंग कहाँ वो एडवर्टाइज करता है। जॉब बैंक पे भी वो इंटरव्यूज़ देगा, ठीक है, लोगों को बुलाएगा, इंटरव्यूज़ भी वो देगा, ठीक है। इंटरव्यूज़ अब होटल में होंगे या उसके ऑफिस में होंगे, उसका भी कॉस्ट अलग होता है। तो अब वो इंटरव्यूज़ लेने के बाद अगर वो उसको यहाँ पे बंदा मिल जाता है तो उसको ज़रूरत ही नहीं LMI की। अगर वो बंदा नहीं मिलता तो उसको गवर्नमेंट को ये बताना भी पड़ता है कि आपने इस बंदे के इंटरव्यू लिए थे, इनको रिफ्यूज़ क्यों किया है, क्या रीज़न है। वो सारी की सारी जो हेडेक होती है, वो हेडेक एक लॉयर यहाँ के जो होते हैं वो लोग देखते हैं, वो लोग क्योंकि दे आर ट्रेंड, दे आर लाइसेंस, राइट। तो वो इस चीज़ को इसके लिए ट्रेंड होते हैं, वो इस चीज़ के लिए उनकी हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं कि चलो ठीक है, 7 8 10 हज़ार डॉलर तो चलो एम्प्लॉयर का लग गया। अब उसके बाद उसको आपके टिकट भी करनी है, यहाँ पे आने के बाद वो आपके लिए अकोमोडेशन और ये सब भी देखेगा, बिकॉज यू आर अ फॉरेन वर्कर, इट्स अ फॉरेन लैंड, इट्स अ स्ट्रेंज प्लेस फॉर यू और गाइज।
तो वो ऐसे कोई भी बाहर से किसी को ऐसे ब्लाइंडली नहीं बुला सकता, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो 12-13 हज़ार उसका हो गया, ठीक है। मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि कोई एक एम्प्लॉयर, अगर आप भी इस सिचुएशन में हो और आपको किसी को बाहर से बुलाना है, ठीक है, और आपके सामने ऑलरेडी एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है, परमानेंट रेजिडेंट है, सिटीजन है, क्या आप इतना पेन लोगे? क्या आप इतना पैसा खर्च करोगे? और उसके बाद उसके अंदर रिफ्यूजल्स के चांसेस कितने होते हैं कि भाई LMI भी हो गया, सारी चीज़ हो गया, यहाँ पे बंदा आ गया और उसके बाद पता चले उसको एयरपोर्ट से वापस भेज दिया, उसकी तो फीस गई पूरी, ठीक है। इतना पेन क्या आप लोगे? नहीं लोगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि LMI और वर्क परमिट, ये सब की एजुकेशन की बात चल रही थी, बहुत कन्फ्यूजन चल रहा था कि 10th कर रखी है, 12th कर रखी है, इंग्लिश नहीं आती, क्या वो आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? गाइस, मैंने आपको बता दिया इन सब चीज़ों में कितनी जो है फीस लगती है, कितना इसका एक्सपेंस होता है। अब मैं थोड़ा डिटेल में भी बताऊंगा आपको कितना आपका एक्सपेंस लगता है, ये जस्ट एक बेसिक आइडिया के लिए आपको बताया। एजुकेशन की बात करूं तो ऐसा कोई सेट नहीं है कि किसी ने अगर 10वीं कर रखी है वो यहाँ नहीं आ सकता, किसी ने 8वीं कर रखी है वो नहीं आ सकता, ठीक है। ये जो लोग बोल रहे हैं शायद उनको ऐसा लगता होगा, लेकिन जो लोग ये भी कह रहे हैं कि कोई हो तो दिखाओ, तो मैं डेफिनेटली एक वीडियो बना के दिखा दूंगा। शायद वो एक ईजीएस्ट वे होगा, आप लोगों को जो है उससे थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिलेगा। कई लोग कह रहे हैं 10वीं कर रखी है, 8वीं कर रखी है, वो लोग वर्क परमिट पे नहीं आ सकते। नहीं, ऐसा नहीं है, उनको वर्क परमिट मिल सकता है, उनको LMI मिल सकता है, डिपेंडिंग कि वो किस तरीके से अपनी फाइल को प्रोसीड कर रहे हैं, किसके साथ वो अपनी फाइल को लगा रहे हैं। अब बात करते हैं गाइस कि क्या विदाउट IELTS ये काम हो सकता है कि नहीं हो सकता। जब IELTS की बात करते हैं तो इंग्लिश की बात हो रही है, ठीक है, इंग्लिश की बात हो रही है। तो गाइस मैं हमेशा आपको कहता हूँ, इट्स अ फॉरेन लैंड, यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो यहाँ पे रह रहे हैं। आप जब एयरपोर्ट पे भी आओगे तो एयरपोर्ट पे भी आपके सामने अंग्रेज़ी बोलने वाले लोग होंगे, ठीक है। ये कोई गारंटी नहीं है कि वो हिंदी में बोलेंगे। यहाँ पे कनाडा में मैंने देखा है कि जिनको बहुत अच्छी हिंदी भी आती है वो भी इंग्लिश में ही जवाब देते हैं, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। इवन इफ़ दे आर इंडियन, अगर आप उनसे हिंदी में बात करो तो वो भी आपको इंग्लिश में ही जवाब देते हैं। वो मुझे भी नहीं पता ऐसा क्यों, लेकिन अगर आप एयरपोर्ट पर जाओगे तो ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि गोरे ही होते हैं और वो हिंदी में बात नहीं करते, वो इंग्लिश में बात करते हैं। अगर वो आपसे कोई सवाल पूछ रहा है और आप उसको जवाब नहीं दे पा रहे हो इंग्लिश के अंदर, ही विल नॉट इशू अ वर्क परमिट। एंड ये डिपेंड करता है केस टू केस। अगर कोई परमानेंट रेजिडेंट का कोई फैमिली मेम्बर है, अगर आप विजिटर वीज़ा पे आ रहे हो तो चलो ठीक है, वो ट्रांसलेटर आपके लिए गवर्नमेंट के पैसे पे आपके लिए ट्रांसलेटर अरेंज कर ले। लेकिन आई डोंट थिंक कि जिसको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती और वो वर्क परमिट के बेस पे यहाँ पे आ जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। IELTS चाहिए होता है और इंग्लिश आनी चाहिए, ये हो गया। लेकिन एजुकेशन का मैंने पॉइंट क्लियर कर दिया, 8वीं 9वीं 10वीं ये ऐसा कुछ नहीं है। ये डिपेंड करता है कि कौन सी जॉब आपको मिली है, कौन सा एम्प्लॉयर आपको हायर कर रहा है, आपके जो लॉयर हैं वो कौन है, आप किस तरीके से फाइल प्रोसीड कर रहे हो। ऐसे ही आप ब्लाइंडली आप लगा दोगे तो ये सब चीज़ नहीं होती, ठीक है। LMI का कॉस्ट और वर्क परमिट की कॉस्ट, LMI की कॉस्ट होती है $1000 और वर्क परमिट की कॉस्ट होती है $155 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और बायोमेट्रिक्स वगैरह वो सब चीज़ें तो आप देख ही लोगे ऑनलाइन। लेकिन LMI की मैंने आपको बता दिया उसमें कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, एम्प्लॉयर का कितना पेन होता है और लॉयर्स की कितनी फ़ीस होती है। अगर मैं बात करूं लॉयर्स की फ़ीस की तो ये कोई सेट एज सच कोई चीज़ नहीं है कि आपको बता दी जाए, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 30,000 40,000 के आसपास इनकी फ़ीस होती है। बहुत एक्सपेंसिव इनकी फ़ीस होती है और इतना पैसा खर्च करने के बाद भी अगर आप एलिजिबल नहीं हो, लेट से कोई 10वीं कर रखी है किसी बंदे ने और वो चलो ठीक है कैसे ना कैसे सेटिंग करके ठीक है यहाँ पे आ जाता है, आगे चलो यहाँ 10वीं कर रखी है, IELTS भी नहीं है, ठीक है, और उसके पास ऐसा कोई ऑक्यूपेशन भी नहीं है जिसमें वो एक्सपीरियंस ले रहा हो, वो सिर्फ कैनेडियन एक्सपीरियंस ही लेता रहेगा। आई डोंट थिंक ही कैन बिकम अ परमानेंट रेजिडेंट, मुझे नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसके एक्सपीरियंस ही वो गेन करा, लेकिन वो फाइल जब लगाएगा अपनी PR के लिए, तो PR होते हैं पॉइंट्स सिस्टम, ठीक है, पॉइंट्स के बेस पे वो पॉइंट्स ही मीट नहीं कर पाएगा PR बनने के लिए। अगर किसी ने जस्ट 8वीं कर रखी है, 10वीं कर रखी है, IELTS भी नहीं है, वो कभी भी PR नहीं बन पाएगा। उस PR बनने के लिए उसको पॉइंट्स मिलते हैं उसके एजुकेशन पे, उसके
आइल्स के बेस पे, उसके वर्क एक्सपीरियंस के बेस पे, ठीक है। ये सारी चीज़ें, और अगर कोई प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम में अगर उसके पास पीएनपी का इनविटेशन लेटर आ जाता है तो उसके बेस पर वो बस वो रिन्यू ही करता रहेगा। और ऐसे जब वर्क परमिट लेके लोग आते हैं, जब वो रिन्यू करते हैं तो अगेन उनको उसी प्रोसीजर से निकलना पड़ता है। अगेन वही सारी फीस वगैरह, वही सब चीज़ों में मैं कभी भी इन सब चीज़ों के हमेशा अगेंस्ट में रहा हूँ। आपको इन सब चीज़ों के अंदर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं गाइस, इतनी सारी प्रॉब्लम्स बता दी, सोल्यूशन क्या है, ऑप्शंस टू माइग्रेट टू कनाडा। अब गाइस देखिए, प्रोसेस आपको सारे ऑलमोस्ट इस चैनल से पता चल गए होंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि मुझे क्या लगता है। मेरे जो काफ़ी फैमिली मेंबर्स हैं, स्पेशली जो मिडिल ईस्ट में रहते हैं और कुछ एक जो इंडिया में भी रहते हैं, मैं जब उनसे बात करता हूं और जब वो पूछते हैं कि भाई यहाँ पे जॉब कैसे मिलेगी, कैसे काम होगा, क्या होगा, तो मैं कई बार देखता हूँ दे आर ऑलरेडी एलिजिबल फॉर पीएनपी प्रोग्राम। तो गाइज मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि अगर आप एलिजिबल हैं ऐसे किसी प्रोग्राम में, पीएनपी प्रोग्राम में, जहाँ पे आपकी फाइल लग सकती है और आप पीआर बन सकते हैं, तो व्हाई डोंट यू गो फॉर दोज काइंड ऑफ प्रोग्राम्स। आप ऐसे ऑफर लेटर, जॉब और इन सब चीज़ों के पीछे क्यों भाग रहे हो, ठीक है, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल बहुत मुश्किल है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, कैनेडियन शान आपके लिए क्या कर सकता है वो मैं आपको बता सकता हूँ। वी कैन प्रोवाइड यू द बेस्ट इमिग्रेशन कंसल्टेंट एंड लॉयर्स इन कनाडा, ICCRC अप्रूव्ड कंसल्टेंट्स। मैं कभी भी किसी को नहीं कहता कि किसी भी ICCRC अप्रूव्ड कंसल्टेंट्स के बिना वो अपनी फाइल लगाएं, तो मैं वो आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। अगर आपके आइल्स पॉइंट्स कम हैं तो वी कैन प्रोवाइड यू बेस्ट से बेस्ट टीचर्स, जो ट्रेनर्स हैं, जो आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग दे सकते हैं, जिनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती उनको भी वो ट्रेन कर सकते हैं। एक और चीज़ कि अगर आप यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ के जो अच्छे से अच्छे कॉलेजेस हैं उसमें हम आपका एनरोलमेंट भी करा सकते हैं, क्योंकि हम किसी भी तरीके का इंटरनेशनल स्टूडेंट से चार्ज नहीं करते हैं। अगर उनको अपनी वीज़ा और इसकी फाइलिंग करनी है तो वो एक डिफरेंट जो है क्वेश्चन है, वो हम हमारे इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं जो ICCRC अप्रूव्ड कंसल्टेंट हैं, उनसे वो फाइल लगा सकते हैं। तो गाइस ये सारी हेल्प जो है आपको हमारे जो टीम है, कैनेडियन शान की जो टीम है, उनसे आपको मिल जाएगी। इसके अलावा भी आप बताएं कि हम किस तरीके से आपकी मदद कर सकते हैं। अब मैं किसी की फाइल नहीं लगा सकता, आई एम नॉट अ लाइसेंस्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट या लॉयर, लेकिन इसके अलावा आप जो भी है, हमारी जो टीम है, उनसे आप बात कर सकते हैं, उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं। तो गाइज ये थी मेरी एक डिटेल वीडियो वर्क परमिट, LMIA और बाकी के और जो प्रोसेस हैं उसके बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक और वीडियो के साथ। टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।